काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर। 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत हजार नियामत। हम आ रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ जो आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताने के साथ साथ गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कैंसर रोग से बचाव और उसके निदान और इलाज के बारे में बतलाएंगे। प्रत्येक बुधवार रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम देखना न भूलें और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। नमस्कार। हेलो डॉक्टर के इस नवीनतम एडिशन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हृदय रोग से संबंधित बीमारियां और उनसे होने वाली मृत्यु न केवल बुजुर्गों की समस्या रह गई है, बल्कि युवाओं में भी बहुत तेजी से हृदय रोग से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। आज इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हम सभी के मध्य में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र वर्मा उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब ने MBBS MD IMS BHU से किया है, DM कार्डियोलॉजी हृदय रोग के प्रसिद्ध संस्थान जिपमेर से किया है और अभी सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल से संबद्ध होने से पूर्व एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं IMS BHU में। तो आज हृदय रोग से संबंधित बीमारियों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। और काशी की समस्त जनता को भी मेरा नमस्कार है। जैसा कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में जैसे जैसे बात करेंगे बहुत सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोग के मन में कोई शंका है तो आप लोग हेलो डॉक्टर को फोन करके पूछ सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हृदय रोग से संबंधित कुछ सवाल। तो डॉक्टर साहब, हृदय रोग से संबंधित शुरुआती लक्षण क्या हैं जिनके आधार पर मरीज अपने आप को समझ सकते हैं कि ये हृदय रोग के लक्षण हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, हृदय रोग से जो आम जनता को पता है कि सीने में दर्द होता है, तो सीने का जो दर्द है हृदय रोग का, वो आपके जबड़े से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। वो छाती में हो या पीठ में हो, कंधे में हो, हाथों में हो या नाभि के ऊपर पेट में हो, ये सारे जो दर्द हैं ये सभी हार्ट के हो सकते हैं, हृदय के हो सकते हैं। तो अगर आपको ये दर्द हो रहा है इस तरह का, तो उसको अनदेखा ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी बात ये है कि अगर ये दर्द आपको चलते समय बढ़ रहा है, क्योंकि जब शुरुआत इसकी होगी तो हो सकता है आपको हल्का फुल्का दर्द केवल चलने पे ही हो रहा हो और बैठने का आराम करने में ठीक हो जा रहा हो, तो वो भी एक साइन है कि ये हृदय रोग हो सकता है, उसका ध्यान दें। दूसरा, हृदय रोग कई प्रकार के हैं, तो आपका उसमें सांस भी फूल सकता है, घबराहट का होना, चक्कर का आना, पसीना आना, खाते समय सीने में दर्द होना, ये सारी चीजें हैं। धड़कन बढ़ जाना, घबराहट के साथ धड़कन कम या बेसी महसूस होना, ये सारे लक्षण है, शुरुआती लक्षण। इनको अगर आपको महसूस हो रहा है और स्पेशली अगर आपकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल से ज़्यादा है, आपके घर में किसी को हृदय रोग की बीमारी है या आप खुद भी शुगर से या ब्लड प्रेशर से या किसी नशे का सेवन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ऐसे लक्षण शुरुआत में ही पकड़ के और डॉक्टर से मिला जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में पता लग जाता है, शुरुआत में पता लग जाता है, तो उसका निदान और उपचार दोनों ही बड़े आसानी से हो जाता है। और आपको पता है कि अगर बहुत अचानक से कभी आगे बढ़ जाए बीमारी, तो फिर ये जानलेवा भी हो सकती है। जी। तो डॉक्टर साहब, हृदय रोग की पहचान के लिए ऐसी कौन कौन सी जांचें हैं जिनके आधार पर
हृदय रोग से संबंधित बीमारियों को आप डायग्नोस करते हैं? जी हाँ, देखिए सबसे पहली जांच जो हमारे लिए होती है वो जो एक मरीज का वो होता है लक्षण की क्या है, उसको परेशानी क्या है, बहुत सारी चीजें उसी ही क्लियर हो जाती है। जैसे मैंने आपको विस्तार से बताया कि सारे लक्षण है, अगर सारे लक्षण मिलते हैं और हमें ये भी पता लगता है कि नहीं इनके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर है, तो हम लोग जो है सस्पेक्ट करते हैं कि हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो अगर सस्पेक्ट करते हैं तो फिर उसको कंफर्म कराने के लिए पहली जांच जो है वो ईसीजी है। ईसीजी कराते हैं और ईसीजी के बाद इकोकार्डियोग्राफी कराना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर टीएमटी जो कि एक मशीन हम लोग चला के दौड़ा के चेक करते हैं कि चलने के दौरान ईसीजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जी बताइए। हाँ हेलो। जी बताएं, आपका क्या प्रश्न है? हाँ हेलो। जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ ये पकड़े थे ना, हम बनारस से बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है। हाँ आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बताइए। हम डॉक्टर भूपेंद्र बोल रहे हैं। बनारस से बोल रहे हैं और हम जो है क्या नाम है हेलो डॉक्टर का जो कार्यक्रम है वो हम देख रहे हैं। कुछ हमारी समस्या है, हम सोच रहे कि उसको मैं आप तक मैंने भेज दें, मैंने बोले उससे। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। बताएं आप। मेरी एक महीना पहले जो है ना हमको चक्कर उक्कर आया था। हाँ जी। और छाती में घबराहट ऐसा हुआ था। हाँ जी। तो क्या बात है कि जैसा उसको देख लेते तो क्या डॉक्टर साहब से बोल के। हाँ मैं डॉक्टर भूपेंद्र ही बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा तो डॉक्टर नमस्कार। जी हाँ नमस्कार। पहले आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी होगी? नहीं हमको जो है एक महीना पहले जो है हम बाजार से आ रहे थे तो हमको जो है चक्कर मैंने आ गया और उसके बाद छाती में जो है ना दर्द मैंने नहीं था लेकिन हम घबराहट था। जी हाँ ठीक तो है। हम जो है ना हॉस्पिटल वगैरह गए हैं तो डॉक्टर वगैरह कुछ जांच जो है ना करवाए तो जांच में तो कोई खास मैंने निकला नहीं है। वो तो बोले कि सब ठीक ठाक है, यही सब तो बोल रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें आपकी उम्र कितनी है इस समय? आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है मुझे 72 है। ठीक है। आपको इसके अलावा कोई और बीमारी है जैसे डायबिटीज वगैरह या ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं? हाँ मुझे आउट है ना कि हम शुगर का दवाई खाते हैं। अच्छा। और इसी का हमारा दवाई चल रहा है। ठीक है। तो आप ऐसा है कि जो आपकी जांचें हुई है वो तो अब उसमें देखना होता है कि चल रहा है और हमको तो है ना हॉस्पिटल से जो डॉक्टर है ना वो हमको मैंने की दवाई दी है, क्या कहते हैं चक्कर आने का दवाई दी है, चक्कर ना आवे और का जो है दवाई खाने के लिए बोले हैं और उसके बाद जो है खून पतला करने के लिए भी दवाई दिए हैं तो रात में हम उसको खाते हैं। ठीक है। तो आपकी जांचों में क्या क्या हुआ है? टीएमटी वगैरह, इको वगैरह सारी जांचें हुई है आपकी? टीएमटी जांच और इको जांच हुई है आपकी? आपकी कोई जांच हुई है क्या? आपकी कोई टीएमटी जांच हुई है? एक दौड़ाने के कोई जांच हुई है? क्या नाम है इको वाला जांच हुआ है, फिर उसके बाद जो है ना एक और जांच है जो कि साइड में रखा हुआ है। तो ठीक है, आप आ जाए। इको हुआ है, सीसीटी हुआ है, ब्लड का जांच हुआ है। ठीक है। देखिए तो ऐसा है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी कुछ प्रारंभिक जांचें हुई है, लेकिन जिस तरह के लक्षण आपको आए थे वो हार्ट का लक्षण हो सकता है। तो आप एक बार हृदय रोग विशेषज्ञ से मिल लें, कुछ और आगे की जांचें आपको करानी पड़ेगी। डॉक्टर हम जानना चाह रहे थे कि आखिर हमको चक्कर क्यों आया, चक्कर जो है क्यों आया और घबराहट यहाँ पर होने लगा। साइकिल लेके हम बाजार से आ रहे थे। ठीक है जी, ठीक है। तो उसके लिए आगे की जांचें करानी पड़ेंगी, आप आके मिल लीजिए, फिर आगे की बात होगी। आप आके मिल लीजिए, आपकी बाकी की जांचें करानी पड़ेंगी, तो उसके आधार पर क्यों आ रहा है ये बता पाएंगे। आना पड़ेगा? जी हाँ, आना पड़ेगा। हाँ जी, आना पड़ेगा। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में
अच्छा सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में आप आके मिल लें। तो ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन सी जांच कराई जाए। तो हम लोग ने जैसे इन्होंने बताया कि इनकी कुछ प्रारंभिक जांचें हुई है और ईसीजी हुआ है, उसमें इको हुआ है और एक ट्रीटमेंट टेस्ट होता है जिसमें कि हम लोग चला के देखते हैं कि उसमें उसके दौरान ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या समस्या है। खून की जांचें होती हैं पता करने के लिए कि कोई शुगर की बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो या किडनी की समस्या हो, तो जनरल ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराना होता है। इन सारी जांचों से जो है हम लोग एक वो बनता है और फिर जब ऐसा लगता है कि नहीं हार्ट की बीमारी है तो आगे एंजियोग्राफी वगैरह भी करानी पड़ सकती है। ठीक, तो हृदय रोग के ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर है या जोखिम है डॉक्टर साहब जिनसे पहले से बच के रहना चाहिए? जी आज के दौर में बड़ा ही जरूरी है कि कैसे हृदय रोग से बचा जाए। ये क्योंकि हृदय रोग एक बार हो गया तो आप हमेशा के लिए एक हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे जीवन भर, और उसके साथ जो भी दवाइयाँ हैं और आगे दिक्कतें सारी आती हैं, तो इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। तो देखिए, पहला तो अपना किसी भी उम्र के आप हो, आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। रोजाना आधे घंटे से 45 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करना, चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, साइकिलिंग करना हो या कोई खेल हो जिसमें भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप खाने पीने में अधिक वसा की चीज़ें या तेल की चीज़ें नहीं खाएं। खाने में अपने सब्जियों का, हरी सब्जियों का, फल का प्रयोग ज़्यादा करें। और बाकी ये है कि जितने भी नशा है, जैसे तंबाकू का सेवन करना है, वो चाहे जो आप पान मसाला खाते हो या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, वो हमेशा बंद कर देना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं भी है, ब्लड प्रेशर नहीं भी है, तो भी नमक एक सीमित मात्रा में खाएं। डायबिटीज़ की अगर घर में हिस्ट्री हो या फिर आपको डायबिटीज़ और शुगर अपना बिल्कुल कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई नियमित खाएं, उसको बढ़ने ना दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करके इससे बच सकते हैं काफ़ी हद तक। और हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर हम इसको प्रिवेंट कर लें तो हमारी जीत है। जी डॉक्टर साहब, क्या हृदय रोग का पूरी तरह से निदान संभव है? जी हाँ, बिल्कुल हृदय रोग का बिल्कुल पूरा निदान संभव है। ऐसे बहुत तरीके की जांचें हैं जो जिससे सब पता लग जाता है कि क्या क्या समस्या हो सकती है। शुरुआत हम लोग पहले स्टार्टिंग की जांचों से करते हैं, फिर जैसे जैसे आशंका बढ़ती है और भी जांचें की जाती है और वैसे ऐसे टेस्ट आने लगे हैं जिससे हम लोग पूरी तरीके से पता लगा सकते हैं कि क्या दिल की बीमारी है। अब बहुत ही जो रेयर बीमारियां होती है, इक्का दुक्का 1-8%, वो उसके लिए भी जांचें हैं, लेकिन थोड़ा रूटीन टेस्ट से अलग होता है। लेकिन अगर आप जांच कराएंगे तो वो सभी पता लग जाता है। इसमें हार्ट की लगभग सारी जो बीमारियां हैं वो पता लग जाती है। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111, 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत हजार नियामत। हम आ रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ जो आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताने के साथ साथ गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कैंसर रोग से बचाव और उसके निदान और इलाज के बारे में बतलाएंगे। प्रत्येक बुधवार रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम देखना न भूलें और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। ब्रेक के बाद हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि हम लोग हृदय रोग से संबंधित बीमारियों पर डॉक्टर भूपेंद्र वर्मा से चर्चा कर रहे थे, तो उसी में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग चर्चा कर रहे थे PTCA के संबंध में कि PTCA क्या है। तो डॉक्टर साहब बताएं PTCA के विषय में। जी हाँ, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि PTCA मेडिकल टर्म है जिसको आम भाषा में हम लोग समझते हैं एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, स्टेंट लगाना या छल्ला लगाना। अब इसको इस तरह से समझिए कि जो हमारा हृदय है उसमें 3 मुख्य खून की नसें होती हैं। अब किसी भी तरीके से जब बीमारी होती है,
धीरे धीरे उसमें वसा का जमना शुरू होता है, फैट के डिपॉजिट्स होते हैं खून की नसों के अंदर, धीरे धीरे उसके अंदर ब्लॉकेज आने लगता है। तो ब्लॉकेज आने की वजह से खून की नसों में जो खून जाना चाहिए वो पूरी तरह से जा नहीं पाता है, और उसके बाद सीने में दर्द होना और सांस फूलना, ये सारे लक्षण शुरू होते हैं। तो पहले हम उसको पता करने के लिए एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी जांच होती है जिससे पता लगता है कि खून की नसों में क्या है, ब्लॉकेज है, अगर है तो कितना ब्लॉकेज है। उसके बाद जब ये पता लग गया कि नहीं ब्लॉकेज है, वो ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकता, तो उसमें हम लोग, अगर वो ब्लॉकेज कम मात्रा में है, कम नसों में है, तो हम लोग पीटीसीए करते हैं, स्टेंट करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर वो ब्लॉकेज तीनों नसों में काफ़ी तरीके से फैला हुआ है, या मरीज को शुगर भी है, या उसके हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम है, तो ऐसे मरीजों को हम लोग बाईपास की भी एडवाइस देते हैं, जहाँ पे छल्ला लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि छल्ला हम कुछ खास जगहों पे ही, जहाँ ब्लॉकेज है, 1 2 3 जगह ही लगा सकते हैं। बहुत जगह अगर सारी नसों में ब्लॉकेज है, और साथ में जब मैंने बताया कि डायबिटीज़ हो या हार्ट फेलियर हो, ऐसी कुछ दिक्कत हो, तो साथ में उसमें बाईपास करना ज़्यादा बेहतर रहता है। बाईपास एक मेजर ऑपरेशन है जिसमें खून की नई नसें जो है, जहाँ ब्लॉकेज होता है उसके अराउंड एक नई नस लगा देते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। तो ये 2 तरह के जो है विकल्प इस समय खून की नसों के ब्लॉकेज के लिए है। एक एंजियोप्लास्टी है जिसमें कि हम लोग हाथ के नस में या पैर के नस में सुई लगा के कर देते हैं, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होता है। और दूसरा मैंने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा ही ब्लॉकेज है तो फिर बाईपास करना पड़ता है, जिसमें हमें सीना चीर के और हार्ट के अंदर जो नसें हैं उसमें नई नस लगानी पड़ती है, जो एक मेजर ऑपरेशन है। जरूरत पड़ने पर वो भी करा जा सकता है। दोनों एक दूसरे का विकल्प नहीं है, दोनों जरूरी है। अलग अलग मरीज में अलग अलग चीज़ की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि इनका पीटीसीए कर सकते हैं, इनका बाईपास भी कर सकते हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। जी जी। तो क्या पीटीसीए में डॉक्टर साहब कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ है इसमें? रिस्क फैक्टर एंजियोप्लास्टी करने के दौरान आप कहना चाहते हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये भले ही एक हाथ के नस से या पैर की नस से होता है, चीरफाड़ इसमें नहीं होती है, लेकिन ये एक प्रकार की सर्जरी है, क्योंकि हम लोग हार्ट के नस के अंदर तार डालते हैं और छोटे छोटे बलून्स होते हैं जिससे उसको ब्लॉकेज खोला जाता है, फिर छिल्ला बिठाया जाता है। इसमें अपने 1 से 2% तक कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जिसमें कि जान जाने का भी खतरा होता है। हालांकि वो बहुत कम होता है, लेकिन खतरा होता है, और ये रिस्क भी समझना जरूरी है। इसलिए एंजियोप्लास्टी तभी किया जाता है जब इतना जरूरी हो कि मरीज की जान बचानी है, तभी की जाती है। ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो तभी की जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा पीटीसीए हमको ऐसे सेंटर पे कराना चाहिए जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, एक अच्छे सेंटर पे ही जाना जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे आपका एक अच्छी सुविधा हो, विशेषज्ञ डॉक्टर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आईसीयू की सुविधा हो, और अगर मान लीजिए वहाँ पे आपके सीएबीजी जैसे बाईपास का ऑपरेशन है उसके डॉक्टर भी अगर उपलब्ध हो, तो ये एक अच्छा वो हो जाता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो मैनेज कर सकते हैं साथ में, या फिर अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो वहीं पे आपका एंजियोग्राफी के बाद बाईपास भी वहाँ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और फिलहाल इस तरह इस समय जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि लक्ष्मी सिग्नस हॉस्पिटल में हमारे साथ सिटी में सर्जन भी जुड़ गए हैं, तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ भी हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी जगह हैं जहाँ भी, लेकिन ये सारी सुविधाएं एक जगह हो वहीं पे कराना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल रिस्क रहित रही, रिस्क इसमें है। जी। तो अगर एक आम आदमी की भाषा में डॉक्टर साहब अगर समझना चाहें, जैसा आपने बताया, तो पीटीसीए और सीएबीजी या ओपन हार्ट सर्जरी को हम क्या कह सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं एक आम आदमी की भाषा में? पीटीसीए, अब जैसे मैंने बताया कि ये एक ब्लॉकेज को खोल के वहाँ एक छल्ला लगाते हैं, नस में सुई लगा के, और बाईपास में जो है हार्ट सामने चीरा लगा के और हार्ट के अंदर जो है कि नई नसें लगाई जाती हैं। दोनों अलग तरीके की सर्जरी है। जी। तो क्या अगर हृदय रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो क्या उसका प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, जो नसें आपके हृदय में जा रही हैं वो सारी नसें आपके पूरे शरीर में भी है। तो अगर वो बीमारी आपके हार्ट के नस में भी हुई है तो 50% से ज़्यादा चांस है कि आपके बाकी नसों में भी हो रही होगी, दिमाग के नस में भी हो रही होगी, पैर के नसों में भी हो रही होगी, गुर्दे के नसों में भी हो रही होगी। तो वो सारी नसों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरत पड़ने पर वो सारी जाँचें भी हम लोग करते हैं। वो सब भी अगर जरूरत पड़ता है तो करना पड़ता है। इस तरह की दिक्कत भी आ सकती है। तो आज के वर्तमान समय में जैसा कि डॉक्टर साहब बात हो रही है कि हृदय रोग एक सामान्य रूप से सभी लोगों में, बहुत से लोगों में पाया जाता है, तो क्या ये बहुत सारी जन स्वास्थ्यकारी योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो क्या इसमें पीएमजेवाई के अंतर्गत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी क्या पीटीसीए कराया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। अब जो प्रधानमंत्री योजना है, उस योजना के अंतर्गत जो एंजियोप्लास्टी का जो पूरा ऑपरेशन है उसमें कोई खर्च नहीं लगता, निःशुल्क हो जाता है उस योजना के अंतर्गत।
तो जो हमारे जो हार्ट की बीमारी है वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। तो अगर हमारे जो वो है जो नहीं करा सकते हैं, जो इतना खर्चा वो है नहीं कर सकते, क्योंकि अमूमन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पीटीसी का खर्चा 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का हो सकता है खर्चा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई और बात होती तो ज़्यादा भी लग सकता है उसमें। तो जो हमारे भाई है, जो हमारे मरीज ये नहीं करा सकते हैं, खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो उसमें जो PMJY स्कीम उसके थ्रू भी हो जाता है और वो बिल्कुल निःशुल्क रहता है। और आजकल जो छल्ला आता है, स्टेंट आता है, वो जो दवाई छोड़ने वाला स्टेंट है वो उसमें भी लगता है, PMJY स्कीम भी लगता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई खराब है, कोई सस्ता छल्ला लगता है, अच्छा छल्ला ही दोनों उसमें लगता है। तो इसके लिए भी कोई बहुत तो प्रश्न करते हैं कि हमारा जो है कि निःशुल्क हो रहा है प्रधानमंत्री योजना, तो कहीं हमें कहीं खराब वाला है, सस्ता वाला छल्ला तो नहीं लग रहा है इसमें। ऐसा नहीं है, इस समय जो भी छल्ला आ रहा है सब में से ड्रग निकलता है, दवा छोड़ने वाला छल्ला आता है और अच्छा छल्ला ही उसमें भी लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत PTCA आपके संस्थान सिग्नस लक्ष्मी में कराया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे PM जैसे कराया जा सकता है और इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल वो पूर्णतः जो है निःशुल्क है। तो बहुत सारे मरीज डॉक्टर साहब ऐसे भी होते हैं कि जो प्राइवेट में अपना कराना चाहते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो सामान्यतः PTCA का एक औसतन खर्च क्या औसतन आता है? खर्चा मैंने भी आपको बताया कि वो 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का होता है, अमूमन इतना खर्चा लगता है। और फिर जैसे अगर कोई हर आदमी का शरीर अलग होता है, किसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या एक से ज़्यादा छल्ला लगाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से खर्चा जो है वो उससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन एक अगर आप एवरेज देखें तो करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में खर्चा रहता है। जी जी। क्या हृदय रोग से संबंधित कुछ आनुवांशिक कारक भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आनुवंशिक कारण होते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे यंग लोग हैं या जवान लोग हैं आजकल, उनमें भी मृत्यु दर हार्ट की वजह से काफ़ी सुनने में आ रही है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण जो है आनुवंशिक भी है, क्योंकि कई बार ऐसा है कि अच्छा खासा व्यायाम नहीं करता है वो आदमी, और उनके जो घर पे कोई और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, न कोई डायबिटीज़ है, न कोई हाइपरटेंशन है, नहीं कोई गलत नशा है, उसके बाद भी हार्ट अटैक ऐसे लोगों में आ जाता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो आनुवंशिक है। और भी तरीके के और भी कारण है, लेकिन आनुवंशिक कारण इसके पीछे है, जो कि किसी भी उसमें हो सकता है। ये भी एक मेजर फैक्टर है हार्ट के लिए। जी। तो क्या जीवन शैली और खाने पीने की चीजें जो है वो जीवन शैली में बदलाव करके हृदय रोगों से संबंधित बीमारियों को एक हद तक या उसके जोखिम को कम किया जा सकता है? एक हद तक नहीं, मैं तो कहूँगा कि अगर आप जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं तो आप काफ़ी हद तक 90-95% जो है इससे आप बच सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमें लगता है कि अब इस समय हर कोई जागरूक है और सबको पता है कि क्या करना है हमें। कोई करना नहीं चाहता, एक अलग वो चीज़ है, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। डेली एक्सरसाइज करना, खाने में अपने जो फैटी फूड्स हैं, तेल वाले वसा वाले, वो नहीं खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा लें, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, वो ज़्यादा लें। उसके बाद में स्ट्रेस भी आजकल देख रहे हैं कि बहुत एक कॉमन फैक्टर है, जो आजकल इस तरह की जीवन शैली सबकी हो गई। सबको हर जो आदमी जिस काम को कर रहा है, सबको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में स्ट्रेस है। तो आजकल कुछ नहीं होते भी जो स्ट्रेस है वो भी एक मेजर फैक्टर हो गया है हार्ट अटैक के लिए, दिल की बीमारी के लिए। तो स्ट्रेस भी जैसे भी हो, आपको अपने हिसाब से उसको कम करना चाहिए। मेडिटेशन करें, योगा करें, और सबसे जरूरी चीज़ है कि जितनी भी गलत आदतें हैं, नशे वाली चीज़ें हैं, वो सब छोड़ दें। हमारे साथ जी बताइए। जी डॉक्टर जी, मैं चंदौली से बोल रही हूँ। जी बताएं। ये पूछना था कि मेरी चाची को एक प्रॉब्लम ये है कि जब सीढ़ी चलती है या तो तेज से चलती है काफी तेज, तो उनका बहुत सीने में दर्द होने लगता है और बहुत ज्यादा सांस फूलता है। तो इसमें कोई डर की बात नहीं है? बिल्कुल, डॉक्टर साहब बताएंगे आपको इसके विषय में। बहुत ज्यादा। जी हाँ, अब ये बड़ा ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये जी बता रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। जी हाँ, आपका प्रश्न सुन लिया है हम लोगों ने। तो सभी प्रणाम सर। जी बताइए। हाँ सर, हमको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं है ना? हाँ जी तो बताइए। हाँ, ये खाना नहीं पचता है, तो खाना ठीक नहीं होता है। ये कार्यक्रम जो है वो हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए है।
जब पेट से संबंधित बीमारियों का कार्यक्रम हो तो बताएं। चलते हैं सर, तो सांस भी है। अच्छा, सांस भी ठीक है, फूलती इनको भी है। समस्या है, तो हमें लगता है कि जी हम अब तो सांस फूलने लगता है। ठीक है, तो हम इस बात का जवाब देंगे। आप सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में आप आ जाएं। हेलो, ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं, आप अपने टीवी पे हमारा जवाब सुनिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है, नमस्कार। तो ऐसा है कि आपने देखा कि अभी जो दोनों लोग की कंप्लेन थी, पहले में आपने सुना कि उनको सीढ़ी चढ़ते हुए सीने में दर्द होता है, काफी दर्द होता है और सांस फूलता है। तो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, हम लोग यही समझाना चाह रहे हैं कि जो चलने फिरने में सीने में दर्द होता है या सांस फूलता है, वो हार्ट का बहुत ही मेजर सिम्टम, मेजर लक्षण है। इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपके जानने वाले को हो रहा है, आपको हो रहा है, किसी को आप जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। आप जल्द से जल्द किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, जो जरूरी जांचें हैं वो करवाएं और इसका निदान करें और जरूरत पड़ने पे जैसा हो उसका इलाज करें। और दूसरे जो हमारे कॉलर थे, उन्होंने बताया कि उनको गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, गैस बनती है उनको, और साथ में चलने फिरने में सांस फूलता है। तो उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि गैस की तो अलग समस्या है। कई बार क्या है कि जो पेट में दर्द वगैरह होता है, लोग उसको गैस समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि नाभि के ऊपर का दर्द भी हार्ट के बीमारी में होता है, तो उसको भी इग्नोर ना करें। अगर आपको वहाँ पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और चलने में सांस फूल रही है, तो अब इसके आपको भी जांच करानी चाहिए। और जी बताएं, बताइए। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। डॉक्टर साहब, क्या जिम जाने से पहले कोई कार्डियक स्क्रीनिंग जरूरी होता है, और अगर हाँ तो कौन कौन सी चीजें? देखिए, ऐसा है कि अब इस समय ये बड़ा ही एक जरूरी सवाल हो गया है। लोग जो है कि जिम जाने से पहले ये कॉल ले। जी बताइए। हेलो डॉक्टर साहब। जी बताइए, क्या दिक्कत है आपको? वो ऐसा है कि हमारे सीने में दर्द है और मुझे एलर्जी की शिकायत है। एलर्जी जैसे धुआं हो, धूल उड़ रहे, वो रहे, और सीने में दर्द हो जाता है कभी काल के। तो सीने में दर्द आपको किस तरह होता है? क्या चलने फिरने से होता है या कभी भी ऐसे? कभी काल हो जाता है, कभी काल हो जाता है, ऐसा नहीं रहता है। जी हाँ। तो आपका उत्तर दे रहे हैं, आप अपना टीवी पे देखिए। हाँ, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है कि जैसे हर चेस्ट पेन को या हर सीने के दर्द को हार्ट पेन नहीं समझना चाहिए। उससे दूसरा उसका ये भी है कि उसको इग्नोर भी नहीं करना है आपको। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे मामूली दर्द हो और इस तरह का हो तो उसमें काफी घबरा जाते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल जो हार्ट की बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, आए दिन लोग सुनते हैं कि यहाँ पड़ोस में हो गया है, टीवी चैनलों पर, न्यूज में, अखबारों में पढ़ते हैं कि हार्ट से इतनी मौतें हो रही है, ये हो रहा है, तो लोग घबराए रहते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सीने में आपको जो दर्द हो रहा है वो हार्ट की वजह से हो रहा है। वहाँ पे दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं। आपको मस्कुलर पेन हो सकता है, हड्डी में दर्द हो सकता है, गैस की समस्या हो सकती है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। तो पहली बात तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है, ऐसे लक्षण है, तो उससे घबराइए नहीं। लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि जो प्रारंभिक जांचें हैं वो अपने डॉक्टर से जरूर मिलकर करवा लें। जी बताइए। जी बताइए अपनी समस्या। जी नमस्कार, बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। गैस बहुत ज्यादा बनता है। तो आप हृदय से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहते हो, हृदय रोग से संबंधित, तो आप उसके विषय में पूछ सकते हैं। जी बताइए। जी बैक पेन डॉक्टर का बहुत रहता है, मेरे सुने बैक पेन बहुत होता है। बैक पेन होता है, गैस का पेन होता है, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, सोने में बहुत दिक्कत होती है। सोने में दिक्कत होती है, पीठ में दर्द होता है, पीठ में। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कर दीजिए, कम कर दीजिए।
जैसा कि ये पूछना चाह रहे थे कि इनको बैक में पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, सोने में भी दिक्कत होती है। तो जैसा हम समझ पा रहे हैं कि ये दर्द तो हार्ट का सीने में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। इनके लक्षण हालांकि उस तरह के ज्यादा नहीं लग रहे हैं। जी बताएं, हाँ हेलो, बताइए। हाँ कि हमारा भी जो है ना, हम जो है जो डॉक्टर जो प्रोग्राम चल रहा है हम सुन रहे हैं, जी तो बताएं। हमारा भी कुछ समस्या है। ठीक है, हम लोग भी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, हम लोग भी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए समस्या। हाँ, समस्या यह है ना कि हमको 1 महीना पहले चक्कर आया था और सीने में घबराहट एकदम महसूस हुआ था। मुझे लगता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था प्रोग्राम में। जी। हाँ, तो हमने उस बारे में बात की। अपने आप टीवी पे सुनिए, हम लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार। हम क्या करें? हम टीवी पे बताएंगे, आप टीवी पे सुन लीजिए। ठीक। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले भी कॉल करके कह रहे थे, और उनको भी वही ये समस्या थी कि ये मार्केट जा रहे थे, इनको चक्कर आया और सीने में भारीपन या कुछ असहजता इनको महसूस हुई। तो ये लक्षण जी हाँ बिल्कुल हार्ट का हो सकता है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और इसकी जांच कराएं। और अभी हम लोग कॉल से पहले डिस्कस कर रहे थे जिम जाने के, जो जिम जाने से पहले स्क्रीनिंग का इसके बारे में जरूर बात करना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि आजकल काफी सारा हम लोगों ने कई सारे केसेस भी इस तरह से देखे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो जिम के जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। तो उसमें ऐसा है कि बहुत तरह के कारण होते हैं। पहले तो जिम जाने के जिनके आनुवंशिक बीमारी है, जो कि किसी को पता नहीं है, आपको हो सकता है कि आपके परिवार में ना हो लेकिन आपको कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी हो, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ एरिथमिया होते हैं जो हार्ट के धड़कन की गति की बीमारी होती है, जो मेहनत करने पे ही उभर के सामने आती है, इसका पहले से नहीं पता लगता है। और बहुत सारे जो यंग जिम गोअर्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि जिम जाने के लिए और बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड का सेवन करते हैं। सबसे बड़ी बात वो स्टेरॉइड सेवन करते हैं कि हमारी बॉडी जल्दी बन जाए। कुछ लोग नशा भी करते हैं वो सब करने में। तो ये सारे कारण जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिम में देख के बजाय कि एक्सरसाइज करने के। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज ऐसा है कि अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट किया है तो पहले दिन जिम जाकर बहुत सारा एक्सरसाइज करने से दिक्कत हो सकती है। वैसा नहीं करना है, हर चीज़ का तरीका है। आप एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करें, पहले दिन 10 मिनट चले, 15 मिनट चले। डेली एक शेड्यूल बनाएं, डेली एक रूटीन बनाएं कि हमें सुबह जगना है, टहलना है। जब महीना 2 महीना बीत जाए फिर उसको और बढ़ाएं, फिर थोड़ा रनिंग शुरू करें या ये करें। तो जिम के साथ साथ जिम एक तरीके का जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। और जिम में जो है हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, साथ में हमें कुछ एरोबिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे टहलना घूमना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सारी चीज़ें साथ में करनी है। और ऐसा करने के दौरान अगर आपको कुछ असहजता महसूस होती है या फिर आपको, जैसा मैंने बताया कि आप कुछ नशे का सेवन करते हैं, परिवार में कोई हिस्ट्री है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या फिर स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं आप, या चलने में एक्सरसाइज करने में आपको सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, इस तरह की अगर आपको असहजता लगती है तो आपकी अपनी जांचें करानी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जो भी जिम जाता है सबको कोई जांच कराने की जरूरत है। इन सारे रेड फ्लैग्स को आप ध्यान दें और जांच करें। जी बताइए। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, बताइए। तो भारी सामान उठाते हैं तो सीने में हमका दर्द होता है। आपको कितने समय से हो रहा है ये करीब 10 दिन के आसपास। और वैसे बैठे रहने पे, आराम करने से नहीं होता है? नहीं। भारी सामान उठाने में ही होता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी होगी? आपकी 29 साल। कितनी साल? 29। अच्छा, ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं, अपने टीवी पे आप सुन लीजिए। ठीक है। ठीक है। ये भी जो है, हालांकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, मुझे जहां तक समझ में आया कि 38 साल बताया इन्होंने जी। तो 38 साल की उम्र में भी अब तो हार्ट की जो बीमारी है वो बहुत यंग एज से भी शुरू हो गई है। पहले हम लोग मानते थे कि ये 50 साल 60 साल के बाद की बीमारी है, लेकिन अब ये 30 साल 35 साल की उम्र में भी होनी शुरू हो गई हार्ट की बीमारी। और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो हार्ट की बीमारियां हैं वेस्टर्न से या दूसरे देशों की अपेक्षा 10 साल 15 साल पहले हो रही है। तो ये अब कम एज में भी भारत में देखने को मिल रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि भारी सामान उठाने में दर्द होता है,
हो सकता है कि वो खिंचाव की वजह से हो रहा हो, लेकिन इसको नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है कि हमारी उम्र कम है, हमको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हमको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर आपको सामान उठाने में, चलने में, कोई भारी काम करने में ऐसा अगर आपको दर्द होता है सीने में, तो उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, उसकी जांच कराएं। तो ब्रेक के लिए 1 मिनट रुकते हैं, उसके बाद पुनः इस कार्यक्रम में वापस आते हैं। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111, 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत हजार नियामत। हम आ रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ, जो आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताने के साथ साथ गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कैंसर रोग से बचाव और उसके निदान व इलाज के बारे में बतलाएंगे। प्रत्येक बुधवार रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम देखना न भूलें और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। ब्रेक के बाद हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। और जैसा हम लोग हृदय रोग से संबंधित सवाल जवाब की श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए पुनः सवाल पूछते हैं, तो डॉक्टर साहब, क्या हर प्रकार का जो चेस्ट पेन है या सीने में जो दर्द है, उसमें टाइम फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि हम लोग अपने दर्शकों से बात भी कर रहे थे कि इनको दर्द है काफ़ी समय से, सीढ़ी पे चढ़ने में सीने में दर्द हो रहा है, या जैसे कि इनको 10 दिन से भारी सामान उठाने से दर्द हो रहा है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सीने के दर्द को बहुत दिन तक इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो शुरुआत में हल्की हल्की दिक्कत होती है तो वो उसको सोचते हैं कि वो गैस की दिक्कत है, कुछ और मस्कुलर प्रॉब्लम हो गया, कुछ मांसपेशियों में दर्द हो गया, ऐसा करके उसको काफ़ी समय तक नेगलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ज़्यादातर ऐसे यही करते हैं। और बहुत सारे लोग गैस का दर्द समझ के उसको नहीं समझते कि जो पेट में हो रहा है वो गैस का दर्द हो सकता है, जो पीठ में हो रहा है वो हड्डी की वजह से दर्द हो सकता है। इस तरह के कंफ्यूजन में भी बहुत सारे लोग इस ऐसे दर्द काफ़ी समय तक जो है इग्नोर करते रहते हैं और समस्या ऐसे ही लोगों में ज़्यादा आ जाती है। तो हमारा कहना ये है कि हर दर्द को हृदय का दर्द न समझा जाए, लेकिन किसी भी चेस्ट पेन को या जो भी दर्द हमने बताया कि जबड़े से नाभि तक हो सकता है, किसी भी इस तरह के दर्द को, सांस के फूलना को या धड़कन के बढ़ जाने को, घट जाने को, ये सारी जो भी दिक्कत है इसको इग्नोर भी ना किया जाए। कम से कम डॉक्टर के पास जाके, एक विशेषज्ञ के पास जाके एक प्रारंभिक जांच करा ली जाए, जिससे पता लग जाए कि कोई हमें बड़ी बीमारी ना हो गई हो। बिल्कुल। और जैसा मैंने बताया कि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है कि कैसे इनसे बचा जाए। तो इसमें हम दोबारा चर्चा करना चाहेंगे सभी दर्शकों के लिए कि हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करना बहुत आसान है और लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि पहली बात, आप किसी भी उम्र के हो, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम में जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या बहुत कुछ हैवी एक्सरसाइज करें। आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा डेली टहल लें, वो भी एक एक्सरसाइज है। चलना फिरना हो गया। डेली अगर कहीं आप ऑफिस जाते हैं, अगर आपको समय नहीं मिलता है तो ऑफिस को लिफ्ट से न जाके आप सीढ़ियों से जाएं। गाड़ी कहीं अपने ऑफिस से दूर पार्क करें और पैदल जाने की कोशिश करें। मतलब कैसे भी करके आपको अपने जीवन में जो ये एक्टिविटी है उसको बढ़ानी है। ज़्यादा देर तक लेटे ना रहें या ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठे ना रहें। थोड़ी थोड़ी देर पे उठ के हल्का फुल्का टहल लेना, ये सारी चीज़ें एक जीवन शैली है जो आपको बदलनी है। ऐसा नहीं कि बस सुबह आधे घंटे एक्सरसाइज कर लिया, हमारा दिन भर का काम हो गया, अब हम आराम से बैठे हैं 12 घंटे लगातार। ये भी बिल्कुल गलत एक धारणा है। एक्सरसाइज आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगातार कहीं बैठे रहना या पड़े रहना, लेटे रहना, बहुत सारे लोग देखेंगे लेट के टीवी देख रहे हैं घंटों, या ऑफिस में बैठे हैं 12 घंटे 10 घंटे लगातार बैठ के काम कर रहे हैं एक ही पोजीशन में, वो चीज़ भी सही नहीं है। आपको हर आधे घंटे 1 घंटे पे अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए ब्रेक लेना है। 2 ही मिनट के लिए सही, 5 ही मिनट के सही, जहाँ भी आपको मौका लगे, जहाँ भी आपको समय मिले, थोड़ा सा अपनी गतिविधि अपने जीवन में लाइए। दूसरा ये है, खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। जंक फूड मत खाइए, जितना हो सके बाहर का खाना मत खाइए।
अगर आप घर से दूर रहते हैं, आप खाना नहीं बना सकते, घर से आपको खाना नहीं मिलता है, तो दोपहर में अपने लिए लंच में फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर कुछ जो घर का बना हो सादा खाना हो वो लेने की कोशिश करें। बाहर का समोसा वगैरह, चाय वगैरह ऐसी चीज़ों से बचें। तेल वाली चीज़ें और जो ऑयल में फ्राइड चीज़ें हैं वो बहुत नुकसान करती हैं, और ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। फैट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। दूध में कोशिश करें कि मलाई निकाल के खाएं, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ये सारी चीज़ें हैं। और नॉनवेज में बड़ा सवाल आता है कि क्या नॉनवेज खा सकते हैं, नहीं खा सकते। बिल्कुल खा सकते हैं नॉनवेज। उसमें आप अंडा खा सकते हैं और मछली खा सकते हैं, खास करके फैटी फिश हो तो बहुत अच्छा है, मछली खा सकते हैं। और जो चिकन होता है जो उसको भी खा सकते हैं। लेकिन जो बनाने का तरीका होता है वो कई बार इतना ज़्यादा ऑयली होता है, ज़्यादातर लोग ऐसा बनाते हैं, इतना ऑयल डालते हैं कि उसको फायदे के बजाय नुकसान करने लगता है। आप हफ्ते में 2 बार 3 बार नॉनवेज भी ले सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से बनाओ कि आपको नुकसान न करे। और रेड मीट, मटन वगैरह तो अवॉइड करें तो ही अच्छा है। उसके बाद आते हैं जो आपकी गलत आते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, धूम्रपान हो गया, तंबाकू खाना, चाहे वो पान में हो, पान मसाला में हो, जैसे भी हो। यहाँ पे बनारस में हमारे पूर्वांचल में लोग खैनी खाना बड़ा वो करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इन सब चीज़ों से बहुत हार्ट की बीमारी होती है। और हार्ट की बीमारी ना भी हो तो तंबाकू से बहुत सारी दुनिया भर की बीमारी हो सकती है, जो आपके सर से लेकर पैर तक हर जगह की बीमारी आपको तंबाकू से होती है। तो इसको आज अभी छोड़ने का कोशिश करें और इसको छोड़ दें बिल्कुल हमेशा के लिए। दूसरा जो मदिरा का सेवन है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। बहुत सारे जो लोग हैं वो आजकल पार्टीज में जाना, और कम उम्र के लोग भी पार्टीज में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना और वो सब करना करते हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। खाने में नमक बिल्कुल संतुलित मात्रा में ले, बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है। चीनी भी संतुलित मात्रा में ले। इसके अलावा जो और प्रिकॉशन वाली चीज़ है, जैसे आपको कोई बीमारी आपको डायग्नोज ऑलरेडी हो चुकी है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उसकी दवाई खाना है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चिकित्सीय परामर्श के बाद, ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है दवाई काउंटर से लेकर खाना शुरू कर दिए। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जो दवाई दी जाए उसको रेगुलर खाना है, उसकी नियमित जांच करानी है, खाने में परहेज रखना है। आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उसकी दवाई रेगुलर खाना है, बिना सलाह के नहीं छोड़ना है। नमक कम खाना है और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो करना है आपको। डायबिटीज़ अगर आपको हो तो और ज़रूरी है कि आपको अपना शुगर, दवाई केवल खाते नहीं रहना है, समय समय पे नियमित समय पे शुगर की जांच करानी है कि शुगर कहीं हमारा दवाई से कंट्रोल है कि नहीं है। कई बार क्या है कि लोग दवाई एक बार ले लिए 7-2 साल पहले, वही दवाई खाते जा रहे हैं, जांच नहीं करा रहे हैं, और अचानक से जांच कराए तो शुगर 300-400 इस तरह से निकलता है। तो वैसे में क्या है कि अगर शुगर इतने टाइम से आपको बढ़ा है तो वो भी आपके हार्ट पे नुकसान पहुंचाती है। तो जिनको पहले से कोई बीमारी है वो भी जो नॉर्मल जीवन शैली है उसमें बदलाव करें, सतर्क रहें, और जिनको बीमारी है वो और ज़्यादा सतर्क रहें, उस चीज़ को कंट्रोल करें। और इन सारी केवल सिंपल चीज़ों से, इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान दें कि हार्ट की बीमारी से 90-95% तक बड़े आराम से बचा जा सकता है। तो अभी तक के डिस्कशन से जैसा डॉक्टर साहब समझ में आया कि आपने जैसा बताया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जीवन शैली, खान पान, और साथ में अगर बीमारी हो जाती है तो उसमें टाइम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है उसके विषय में भी आपने बताया। एक तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है कि अगर किसी को बीमारी हो गई और किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसमें एक बढ़िया सेंटर चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि उनको पूरा उपचार, नियमित उपचार मिल सके। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रेक से पहले कि अब ऐसे सेंटर पे जाए जहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ आपको मिल जाए, और वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो जांच की सुविधा रहे, सारी ECG को, TMT की, एंजियोग्राफी की, ज़रूरत पड़े तो एंजियोप्लास्टी की सुविधा रहे, प्रॉपर ICU की सुविधा रहे अगर ज़रूरत पड़े तो। साथ में अगर वहाँ पे CTVS से जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते हैं, बाईपास सर्जरी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उन सब की भी अगर टीम हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर ये नहीं भी हो, आपके आसपास इतने विशेषज्ञ डॉक्टर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हमें वही जाके दिखाना है, अगर आसपास में आपके फिजिशियन भी हो या कोई भी डॉक्टर हो, कम से कम एक प्रारंभिक जांच, ECG वगैरह, अपने लक्षण को बताना, कोलेस्ट्रॉल की जांच, शुगर की जांच, ये सारी जांच कहीं भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि हमको कहीं अब बड़ी जगह जाएंगे तो ही हमारा इलाज हो पाएगा। आप शुरू करिए, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो भी आपके पास अवेलेबल पैसे पहले वो करिए, स्क्रीनिंग कराइए। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर आपको खुद ही बताएंगे, नहीं आप इनसे परामर्श लीजिए, विशेषज्ञ के पास जाइए। तो मतलब ये एक चीज़, एक बैरियर नहीं होना चाहिए कि हमारे घर से अस्पताल ये जो स्पेशलिटी वाला है बहुत दूर है और हम जा नहीं पा रहे हैं, इस चक्कर में मुझे बीमारी बढ़ती रहती है। तो ऐसा ना करें, आसपास में जो भी हो, जनरल फिजिशियन है
कोई भी डॉक्टर है, सबको इसके बारे में जानकारी है। जो प्रारंभिक जांच है वो आपको कोई भी डॉक्टर बता सकता है, तो आप कहीं भी जाके सलाह लें, जरूरत पड़ने पे विशेषज्ञ की सलाह लें। और एक और चीज़ जो हम बात करना चाहेंगे कि भाई हमने तो प्रिवेंशन की बात कर ली, और एंजियोप्लास्टी क्या होता है, बाईपास क्या होता है, कब किसकी क्या ज़रूरत है, उसकी बात कर ली। दूसरा एक ये है कि जिस मरीज, जिन लोगों को हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी हो जाती है, उसमें देखा गया है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोग बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, और वो एक तरह से और अपना नुकसान ही कर रहे हैं। तो अभी ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की बीमारियां जो है, पहले तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। अगर आपको होता है तो उसके जांच की भी बहुत सारी आजकल मोडालिटी, बहुत सारे तरीके हैं जांच के, उनको पता करने के, जो पता हो सकता है। और इस समय इलाज भी हार्ट के ज़्यादातर बीमारियों का बहुत ही अच्छा और संपूर्ण इलाज अब बहुत जगह आपको मिलता है। एंजियोप्लास्टी हो चाहे बाईपास हो, आपको करा लेते हैं। एक बार वो ऑपरेशन हो जाता है तो जो ऑब्वियसली आपको जीवन भर कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती है, लेकिन वो दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि अगर आप उनको नियमित रूप से खाएं, नियमित रूप से डॉक्टर से मिले, तो अमूमन 1-2% में ही रिस्क आगे जाके होता है। जैसा नहीं आपको हार्ट की बीमारी हो गई तो आपकी दुनिया खत्म हो गई, आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेस में आ गए, अपना बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बार ऑपरेशन हो गया, कुछ या माइनर अटैक आया तो उसकी आप दवाई खा रहे, कुछ भी हुआ, अगर ऑपरेशन भी हो गया है, सब कुछ हो चुका है, तो आप अपना बिल्कुल रेगुलर जीवन जी सकते हैं। उसके बाद भी आप अपना जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल बढ़िया रखिए, अपना व्यायाम करिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए, दवाई खाइए, डॉक्टर से सब मिलते रहिए। हार्ट डिजीज इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि आपको हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिए। बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारे उसके तरीके हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं आपको वो करने के लिए। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। और अगर ये समस्याएं आती हैं तो आपसे मिलने के लिए सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में मिला जा सकता है। जी हाँ, इस समय हम सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के साथ संबंध है, तो वहाँ पे दिखाया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर आपको इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है, अचानक से बहुत तेज दर्द होता है, आपके पास जो भी अवेलेबल सेंटर है वहाँ जाइए, जांच कराइए, उसको इग्नोर मत करिए। हमारे कहने का मतलब आप उसको जो है इग्नोर ना करें। जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताएं। हमारे सीने में दर्द होता है, कोई चीज उठाते तो सीने में दर्द होता है, कोई चीज उठाते तो गैस बनता है। ये आपको सीने में दर्द कब से हो रहा है? ईठा भी दर्द होता है। ये कितने समय से आपको दर्द हो रहा है? 5-6 महीने से। तो आपके प्रश्न का उत्तर डॉक्टर साहब दे 5-6 महीने से। आपके प्रश्न का उत्तर डॉक्टर साहब दे रहे हैं, आप टीवी पर सुने। जी हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया और हम ऑलरेडी इस बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं कि इनको सीने में दर्द होता है भारी सामान उठाने में, पिछले 5-6 महीने से होता है। वही जो हमने बताई बात कि पिछले 5-6 महीने से इस लक्षण से पीड़ित है। ये काफी लंबा समय हो चुका है, तो इसको इस तरह से इग्नोर ना करें। अगर ऐसा हो रहा है, आपको भारी चीज उठाने में सीने में दर्द हो रहा है, कोई भारी काम करने में दर्द हो रहा है, चलने में दर्द हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, दौड़ने में हो रहा है, खाना खाने के बाद जब चलते हैं तब दर्द हो रहा है, या ठंड जब होती है ठंड में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, आपको पसीना आ जाता है, घबराहट हो जाती है, ऐसा या चलने में सांस फूलता है, ये सारी दिक्कत है, तो इसको इग्नोर ना करें। और सीने के दर्द के बारे में मैं एक और उसमें चीज जोड़ना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आपको जो हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक हो रहा है या कोई हार्ट की नसें ब्लॉक हो रही तो आपकी सीने में दर्द ही होगा। कई बार जो जैसे हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं खास तौर से, और औरतें हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोग हैं बहुत जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो 70 साल 80 साल से ऊपर वाले हैं, ऐसे लोग में जरूरी नहीं कि आपके सीने में दर्द हो। इनमें चलने फिरने में जल्दी थक जाना या चलने फिरने में सांस फूल जाना, ये सारी दिक्कत भी हो सकती है, जो कि सीने में दर्द के बराबर ही है इन मरीजों के लिए। तो इनको भी नेग्लेक्ट आप ना करें। सांस फूलना, घबराहट होना, चक्कर पसीना आना, सीने में दर्द होना, ये सारे लक्षण जो है इन पे आपकी नजर होनी चाहिए, इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। तो जैसा कि चर्चा में डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि हृदय रोग से संबंधित बीमारी एक बुजुर्गों की बीमारी ही रह गई है। आज के युवाओं में भी ऐसे कई केसेस आए हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं में जो मैंने बताया अभी कि युवाओं में क्यों आजकल जो हार्ट अटैक है, वो हार्ट की बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। कुछ अनुवांशिक कारण है जिसको ऑब्वियसली बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल जो युवाओं में नशे की आदत है और एक्सरसाइज नहीं करने की
खाना जो है कि जंक फूड्स है वो सब खाने की आदत है, स्ट्रेस है लाइफ में, या इंजेक्शंस जो वो हैं जिससे नुकसान होता है, स्टेरॉइड जो लेते हैं जिम वाले, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से युवाओं में भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसका ध्यान दें, बिल्कुल आप लोग ये ना करें। मदिरा का सेवन, धूम्रपान करना और देर तक सोए रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कर रही हैं और इनसे आप बड़े आसानी से बच सकते हैं। तो आज की चर्चा में डॉक्टर साहब आपने हृदय रोग से संबंधित काफी सारी जानकारियां दी, लेकिन आज पूरी पूर्वांचल की जनता हमको देख रही है, तो पूर्वांचल की जनता को आप इस हेलो डॉक्टर के इस शो के माध्यम से एक क्रिस्प संदेश क्या देना चाहेंगे? जी हाँ, अगर हम देखें कि हमारी जो अभी तक के डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुई है, और मैं आशा करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी काशी की जनता है वो उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किया जाए तो जैसा हमने बताया कि जो हार्ट की बीमारी है वो अब किसी उम्र की नहीं रह गई है, वो जवान में भी हो सकती है, बुजुर्ग में भी हो सकती है। दूसरा जो है, हार्ट की बीमारी किसी को हो तो सकती है लेकिन इससे हर कोई बच भी सकता है अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, खान पीन का, जीवन शैली का, अगर आप उसका ध्यान रखने हैं तो आपका जो है आप बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी किसी कोई बीमारी है तो आप कोशिश करें कि उसको कंट्रोल रखें, दवाइयाँ नियमित समय से खाएं, उससे बचा जाए। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है, सांस फूलता है, इस तरह की दिक्कत होती है, तो तुरंत ही जल्द से जल्द अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से या आसपास में जो भी डॉक्टर हो उससे सलाह लें, कुछ प्रारंभिक जांचें और उसके आगे जो जांचें उसको कराएं। अब ये बीमारी आपको हो जाती है तो उसकी जांचों के बाद अगर ज़रूरत हो, एंजियोप्लास्टियाँ जो भी चीज़ें हो, अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो उसको कराया जाए। जो दवाई आपको दी जा रही है हार्ट की उसको खाएं, समय समय पे चेक उसके बाद भी कराते रहें। तो एक टोटल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको जो है पहले तो उसको होने नहीं देना है, और हो गया तो कैसे उसका जांच कराना है, और उसके बाद उसका इलाज क्या है, और इलाज आपका हो रहा है तो कैसे उसको रेगुलर दवाइयाँ खाना है, रेगुलर जांच कराना है। ये सारी चीज़ें करके जो है आप बहुत तरीके से आप जो है ठीक रह सकते हैं। और हृदय की बीमारी अगर होती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है जिस तरह की, घबराएं बिल्कुल नहीं, उसका बिल्कुल जांच और इलाज पूर्ण तरह संभव है। रिस्क बिल्कुल है, ऑब्वियसली हार्ट अटैक से आप जानते हैं कि आकस्मिक निधन भी हो सकता है, रिस्क बिल्कुल रहता है, लेकिन आप काफ़ी हद तक उससे बच सकते हैं। समय पर जांच करा के, सही समय पर अपना इलाज करा के बच सकते हैं। तो हृदय से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपने बीमारियों के विषय में दी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की बाध्यता के कारण हेलो डॉक्टर का यह कार्यक्रम आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले बुधवार को इसी समय रात 8 बजे डेन काशी के सीधे प्रसारण हेलो डॉक्टर पे पुनः मिलते हैं। जी हाँ। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत हजार नियामत। हम आ रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ जो आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताने के साथ साथ गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कैंसर रोग से बचाव और उसके निदान और इलाज के बारे में बतलाएंगे। प्रत्येक बुधवार रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम देखना न भूलें, और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें।